एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ा था जो एनवायरनमेंट को प्रभावित करती हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ओजोन लेयर के बारे में और वो किस कारण से कम होती जा रही है, डिप्लीट होती जा रही है। सो हियर द फर्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज ओजोन। Ozone is a layer which protect from harmful ultraviolet radiation. Harmful ultraviolet radiation से प्रोटेक्ट करने वाली लेयर कहलाती है ओजोन लेयर। अब यहाँ पे बात ये है कि जो ओजोन लेयर है जो हमें प्रोटेक्ट कर रही है, इस लेयर का डिप्लीशन कहलाता है ओजोन डिप्लीशन। सो हियर डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि ओजोन लेयर प्रेजेंट कहाँ पे है, तो ओजोन लेयर प्रेजेंट है स्ट्रेटोस्फेयर में। तो डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन इज कॉल्ड ओजोन डिप्लीशन। डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है कि ओजोन का कॉन्सेंट्रेशन कम होना स्ट्रेटोस्फेयर में कहलाता है ओजोन डिप्लीशन। High ozone concentration is present at 16 km to 25 km above the Earth surface in stratosphere called ozone layer, good ozone। जो स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन है उसको हम कहते हैं गुड ओजोन। लो कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन प्रेजेंट इन ट्रोपोस्फियर। जो ओजोन का कॉन्सेंट्रेशन है वो ट्रोपोस्फियर में कम होता है, इसी कारण इसको बोलते हैं हम बैड ओजोन। इसी को ही हम समझेंगे एक डायग्राम की हेल्प से। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चन आता है कि थिकनेस ऑफ ओजोन को किस में मेजर किया जाता है। सो द थिकनेस ऑफ ओजोन मेजर्ड इन डैप्सन यूनिट। इंपॉर्टेंट तीन बातें बहुत इंपॉर्टेंट हमने यहाँ पे की है। ओजोन लेयर क्या है, ओजोन डिप्लीशन क्या है और मेजर किसकी सहायता से किया जाता है। ये अर्थ सरफेस है और यहाँ पे एक लेयर है ट्रोपोस्फियर जो कि 8 to 16 किलोमीटर्स में है। द नेक्स्ट लेयर इज स्ट्रेटोस्फियर। फर्स्ट लेयर इज ट्रोपोस्फियर, द सेकेंड वन इज द स्ट्रेटोस्फियर। हम फिलहाल दो ही लेयर्स की बात करेंगे। जो स्ट्रेटोस्फेयर है वो 16 to 50 किलोमीटर्स है। अब यहाँ पे स्ट्रेटोस्फेयर में ही 16 to 25 किलोमीटर्स में जो लेयर प्रेजेंट है उसको हम कह रहे हैं ओजोन लेयर। दैट इज द गुड ओजोन और द स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन which exactly protects from हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। सन से आने वाले जो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है उनसे प्रोटेक्ट करती है। एक इम्पॉर्टेंट बात ध्यान रखने वाली ये है कि 3 टाइप के यूवी रेडिएशन है, यूवी रेडिएशन ए, यूवी रेडिएशन बी एंड यूवी रेडिएशन सी। तो यहाँ पे स्ट्रेटोस्फेरिक जो ओजोन है वो इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये बचाती है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से। दूसरी बात यहाँ पे एक और है कि ट्रोपोस्फेयर में भी ओजोन है बट उसका फॉर्मेशन होता है स्मॉग के थ्रू, तो दैट इज बैड ओजोन। अब यहाँ पे जब हम बात करते हैं ओजोन लेयर की तो ओजोन लेयर का डिप्लीशन इज ओजोन डिप्लीशन। यहाँ पे ओजोन लेयर को डिप्लीट करने में जो सब्सटेंसेस जिम्मेदार हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। ओजोन लेयर का डिप्लीशन नेचुरली भी होता है बट ओजोन लेयर के डिप्लीशन से जो नेचुरली हो रहा है उससे ओजोन होल नहीं बनता, बट एक्टिविटीज़ के कारण, ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण कुछ ऐसे सब्सटेंसेस नेचर में रिलीज होते हैं जो ओजोन लेयर को डिप्लीट कर रहे हैं, तो वो कारण बनते हैं ओजोन होल का। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि ओजोन लेयर को डिप्लीट करने के सब्सटेंसेस कौन से हैं। ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस दैट इज ODS लाइक क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अब फिर से क्वेश्चन बन जाता है कि ओजोन लेयर को डिप्लीट कौन करता है, तो डिप्लीशन के लिए जिम्मेदार हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन।
जो रेफ्रिजरेटर, एसी, जेट फाइटर एक्सेट्रा चीज़ों से रिलीज होते हैं। रिड्यूसेस द ओजोन कॉन्सेंट्रेशन, ये जो ओजोन कॉन्सेंट्रेशन है इसको रिड्यूस करते हैं स्ट्रेटोस्फीयर में। अब ये प्रोसेस कैसे चलता है? सबसे पहले हम बात करते हैं कि ओजोन के साथ यूवीसी क्या बनाता है? इट फॉर्म ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एंड नेसेंट ऑक्सीजन। अब यहाँ पे क्लोरोफ्लोरोकार्बन, एक प्रोसेस नेचुरल हो रहा है, एक क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण हो रहा है। तो ओजोन लेयर का जो डिप्लीशन है नेचुरली भी हो रहा है और क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण भी हो रहा है। अब क्लोरोफ्लोरो जो कार्बन्स हैं उनके कारण हो रहा है, उस प्रोसेस को पढ़ रहे हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन अल्ट्रावायलेट सी से रिएक्ट करके CF2Cl और क्लोरीन रेडिकल बनाते हैं। जो क्लोरीन रेडिकल है ये ओजोन मॉलिक्यूल से रिएक्ट करके ClO और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बनाते हैं। ClO नेसेंट ऑक्सीजन के साथ फिर क्लोरीन रेडिकल और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बनाते हैं और इसी तरीके से ये जो क्लोरीन रेडिकल है ये चेन रिएक्शन में चलते हुए और ओजोन मॉलिक्यूल्स को डिप्लीट करता जाता है। डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओजोन लेयर, जो ओजोन लेयर का कॉन्सेंट्रेशन है वो लगातार डिक्रीज हो रहा है एंड क्या बना रहा है? ओजोन होल। सो डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओजोन लेयर, ओजोन लेयर का जब कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है, दैट डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन इज नोन एज ओजोन होल। ओजोन होल सबसे पहले देखा गया था 1985 में एंटार्क्टिका में। अगेन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, ईयर इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट कि किस ईयर में देखा गया और कहाँ देखा गया। सो ईयर इज 1985 एंड एंटार्क्टिका इज द प्लेस जहाँ पे पहले देखा गया। अपीयर्स बिटवीन लेट अगस्त टू अर्ली अक्टूबर। सीन थ्रू सैटेलाइट, जिस सैटेलाइट के थ्रू देखा गया दैट इज Nimbus 7, द नेम ऑफ द सैटेलाइट दैट इज Nimbus 7। Montreal Protocol was signed in 1987। ये प्रोटोकॉल इंपॉर्टेंट है, इसमें भी क्वेश्चन आता है। Montreal Protocol was signed in 1987 to regulate the use of ozone depleting substance। जो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस है उनके यूज, जिस भी तरीके से वो यूज हो रहे हैं उनके यूज को रेगुलेट करने के लिए बनाया गया प्रोटोकॉल है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन आता है कि ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस को रेगुलेट करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल बनाया गया है। इफेक्टिव फ्रॉम 1989, जो इफेक्टिव हुआ 1989 में। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हमने पढ़ा ओजोन लेयर के बारे में, क्या ऐसे कारण थे जो ओजोन लेयर को डिप्लीट करने के जिम्मेदार हैं। अब क्वेश्चन एक कई बार ये भी आता है कि जो ओजोन लेयर डिप्लीट हो जाती है तो उससे जो बायोलॉजिकल स्पीशीज हैं उन पे क्या प्रभाव आता है। तो जैसे अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें तो ह्यूमन बींग्स में कैटरैक्ट प्रॉब्लम होने लगती है, उसको हम हिंदी में कहते हैं मोतियाबिंद। इसी के साथ साथ जो बायोलॉजिकल स्पीशीज हैं वो भी प्रभावित होती हैं। जैसे ह्यूमंस में एक और एग्जांपल लेते हैं, स्किन डिसऑर्डर्स आने लगते हैं, स्किन एलर्जी होने लगती है। साथ साथ में जो वेजिटेशन है वो डिस्ट्रॉय होता है। इसी के साथ साथ इम्यून सिस्टम भी वीक होता है। तो ये डिप्लीशन के कारण है कि हम जैसी बायोलॉजिकल स्पीशीज पे ओजोन लेयर के डिप्लीट होने के क्या परिणाम आते हैं। तो यहाँ पे आपको ये भी याद रखना है कि ह्यूमन एज अ स्पीशीज पे इसके क्या इफेक्ट हैं। तो क्वेश्चन कैसे आता है, व्हाट इज ओजोन लेयर और व्हाट इज ओजोन डिप्लीशन एंड व्हाट आर द कॉजेस ऑफ ओजोन
डिप्लीशन एंड व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ ओजोन डिप्लीशन। तो यहाँ पे सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, कारण भी पता होने चाहिए और परिणाम भी आपको पता होने चाहिए। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। यहाँ पे क्लास 10th का हर एनवायरनमेंट चैप्टर खत्म होता है, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका वेटेज भी है टर्म 2 में।